लड़ते लड़ते आंखें। एंड ये रहा सबसे बड़ा मॉनिटर हमारे चैनल का। 15 minutes later. भाई मॉनिटर्स हमने सारे एक्सप्लोर कर रखे हैं भाई। गेमिंग वाले हो गए, प्रोडक्टिविटी वाले हो गए, कोडिंग वाले हो गए, 1080p 2K 4K। कौन सा मॉनिटर वैसा भी इस चैनल पे नहीं है, लेकिन जो एक कैटेगरी थी वाइड और अल्ट्रा वाइड वाली, वो ये देख रहे हो पीछे तुम्हारे। और अल्ट्रा वाइड में भी जो गेमिंग वाले मॉनिटर्स होते हैं ना भाई, वो सबसे ज्यादा महंगे आते हैं। मतलब 1.2 1.3 लाख से स्टार्टिंग है, 2-2 लाख तक जाते हैं। लेकिन जेब्रॉनिक्स ने बजट में अपना गेमिंग मॉनिटर निकाला है। N49 का मॉडल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड ये DQHD वाला है, यानी कि 1440p रेजोल्यूशन के साथ है। और इसकी प्राइसिंग 80,000 रुपीज है। इसका मेरे को कॉमेंट सेक्शन से ही पता लगा था कि ऐसा कोई मॉनिटर आया। मैंने कहा जरा मंगा के चेक कर लेते हैं, तो हमने मंगाया, चेक भी किया। और भाई सीरियसली अल्ट्रा वाइड मॉनिटर पहली बार यूज किया मैंने। बहुत सारी चीजें मुझे इसकी अच्छी लगी, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, सारी इस वीडियो में कवर करूंगा। एंड सबसे पहले डब्बे के अंदर क्या क्या मिलता है हमारे को। एक तो ऑब्वियसली एक मॉनिटर मिल जाएगा, उसके अलावा एक बेस स्टैंड मिलता है, पीछे की स्टेम मिलती है और इसको असेंबल करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक डीपी केबल मिल जाएगी, एक पावर कॉर्ड मिल जाती है, यूजर मैनुअल और साथ में वॉल माउंट की किट भी, अगर आपको वॉल माउंट करने का मन हो। ऐसे बड़ा लंबा चौड़ा मॉनिटर सामने, वरना टेबल पे एक बार देखो जरा, तगड़ा नहीं लग रहा भाई साहब। एंड अब जरा सुंदरता शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे भाई बढ़िया बड़ा लंबा चौड़ा मॉनिटर हमारे को मिलता है, फुल एकदम अल्ट्रा वाइड मामला। फ्रंट में जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है और नीचे की तरफ जहाँ पे हमारे बटन है वहाँ पे ब्लू कलर की लाइट एक मिलती है हमारे को। और लेफ्ट में प्योर पिक्सल की ब्रांडिंग है। और नीचे का जो बेस का स्टैंड है वो भाई अच्छा खासा वाइड, मतलब बड़ा है। और जितना ज्यादा वाइड है ना, उससे हमारा मॉनिटर अच्छा खासा स्टेबल भी रहता है। एंड बॉटम वाला जो स्टैंड है ना, ये हमारा मेटल का है। और उसके अलावा जो पीछे की स्टेम है ना, वो हमारे को पॉलीकार्बोनेट में मिलती है। उसके अलावा एक प्लास्टिक कवर भी मिलता है जहाँ पे आपके पोर्ट्स वगैरह ना उसके ऊपर लग जाता है। और पीछे वाली स्टेम के अंदर हमारे को छोटा सा छेद भी मिलता है फॉर केबल मैनेजमेंट। एंड यहाँ पे जो मॉनिटर है उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट हमारे को मिलती है। हाइट एडजस्टमेंट भी मिलती है, मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतनी हाइट हो जाती है। स्विvel भी आप इसको कर सकते हो, टिल्ट भी आप इसको कर सकते हो। एंड जब हम इसको स्विvel करते हैं ना, तो हल्का सा मॉनिटर वॉबल होता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे हिलता रहता है, फिर अपने आप स्टेबल हो जाता है। अब मेरा ये पहला अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, मुझे नहीं पता अल्ट्रा वाइड किस तरीके से वेट मैनेज करते हैं, कुछ है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो ये हिलता है। एंड कोई भी पिवट एडजस्टमेंट नहीं है। मतलब कैसे करोगे आप ऐसे अल्ट्रा वाइड को ऐसे लंबाई में, होता है? बताओ कमेंट करके। और नीचे की तरफ हमारे को सारे बटन्स मिल जाते हैं। एंड बटन्स मेरे को एक ड्रॉबैक सा लगता है आज की डेट में, कोई भी मॉनिटर हो जॉयस्टिक होनी चाहिए, जैसे MSI के मॉनिटर्स में मिलती है या LG अल्ट्रा गियर में मिलती है। नेविगेट करना काफी इजी हो जाता है। एंड पीछे बाकी हमारे को पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। सबसे पहले एक HDMI का पोर्ट है, वर्जन का पता नहीं है, बट ऑब्वियसली जितना रेजोल्यूशन आपका मॉनिटर आउटपुट दे सकता है, लाइक 120 हर्ट्ज इसके अपने रेजोल्यूशन पे, वो हमारे को मिल जाता है जिस भी आप डिवाइस से कनेक्ट करोगे। उसके अलावा यहाँ पे DP पोर्ट मिल जाता है, एक Type-C पोर्ट मिलता है। एंड ये जो Type-C पोर्ट है, ये पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। आज की डेट में जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं वो PD को, डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है। तो Type-C के थ्रू आप अपना लैपटॉप इस मॉनिटर से कनेक्ट करोगे तो उसमें चार्जिंग भी होती रहेगी, साथ में डिस्प्ले आउटपुट भी मिलता रहेगा। एंड इस मॉनिटर के अंदर 2 USB 2.0 वाले Type-A पोर्ट भी हमारे को मिलते हैं। तो Type-C के थ्रू आपका सिस्टम कनेक्टेड होगा ना, तो उन Type-A पोर्ट को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो अपना कीबोर्ड वगैरह लगाने के लिए, कोई बेसिक कनेक्शन के लिए, क्योंकि 2.0 वाले पोर्ट है, ज्यादा फास्ट स्पीड वाले पोर्ट नहीं है। एंड यहाँ पे हमारे को Type-B पोर्ट भी मिलता है। अगर आपने HDMI या DP के थ्रू अपना सिस्टम कनेक्ट कर रखा है, कोई भी मिनी PC या कोई मेन सिस्टम, तो वहां पे Type-B केबल के थ्रू अपने USB Type-A पोर्ट्स आप चला सकते हो। एंड इसके बॉक्स में Type-B केबल नहीं मिलती, वो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। और साथ में एक RJ45 LAN पोर्ट भी मिलता है। अगर आपने Type-C के थ्रू कनेक्शन कर रखा है तो डायरेक्टली इंटरनेट आपके सिस्टम में वहीं से ट्रांसफर हो जाता है। और साथ में हेडफोन जैक भी मिलता है। और इस मॉनिटर में हमारे को KVM स्विच भी मिलता है। तो अगर आप इस मॉनिटर से एक से ज्यादा आउटपुट लोगे, जैसे 2 सिस्टम्स आपने कनेक्ट कर रखे हैं, तो आप USB Type-A पोर्ट्स का इनपुट भी चेंज कर सकते हो। उसके OSD में वो सेटिंग्स मिलती है। उसके बाद मॉनिटर में भैया आती है सबसे बड़ी चीज भाई, हमारे डिस्प्ले। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है भाई, वो 49 इंचेस की DQHD डिस्प्ले है। DQHD मतलब डुअल क्वाड HD, यानी कि जो हमारा रेजोल्यूशन है, अगर आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो तो हमारे सामने 2 मॉनिटर बन जाते हैं। एंड यस, इसके अंदर हम 2 मॉनिटर वाला काम भी कर सकते हैं, उसके बारे में आगे बताता हूँ। एंड यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो 5120x1440 है। और ये मॉनिटर आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो अगर आपको ई स्पोर्ट्स गेमिंग वगैरह करनी हो या गेमिंग कंसोल से कनेक्ट करके 120 हर्ट्ज वाली गेमिंग के मजे लेने हो, तो वो आप इस पे ले सकते हो। और जो इसका रेशियो है, यूजुअली हमने 16:9 16:10 चला है, ये 32:9 है। इसके पीछे जो आप वीडियो देख रहे हैं ना चल रही है, ये 32:9 वाली ही वीडियो है जो इतने रेजोल्यूशन पे चल पाती है। वरना आप नॉर्मल कोई वीडियो चलाओगे ना तो वो 16:9 में चलते हैं और साइड में ब्लैक ब्लैक आता है। और ये जो पैनल है हमारा VA पैनल है। और इसी से हमारे को पता चलता है जो कॉस्ट इतनी कम आई है ना, वो पैनल की वजह से आई है, क्योंकि IPS पैनल काफी एक्सपेंसिव साइड होता है। एंड इसका जो VA है ना, वो VA वाली फीलिंग देता नहीं है, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है हमारे को ऑल टाइम 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। HDR 400 सर्टिफाइड भी है, यानी कि HDR कंटेंट में अप टू 400 निट्स तक पुश कर सकता
सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर टाइम 400 निट्स पे जाएगा, किसी किसी जगह का ब्राइट पार्ट हुआ कुछ हुआ तो वहां पे 400 निट्स तक जा सकती है डिस्प्ले, लेकिन भाई 300 निट्स एक मॉनिटर के हिसाब से काफी अच्छी ब्राइटनेस होती है। भाई स्क्रीन का साइज भी तो देखो आप, और जो यहाँ पे कलर गैमेट है वो 100% sRGB हमारे को मिलती है, 92% Adobe RGB, 95% P3 एंड 89% NTSC, और साथ में 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम मिलता है। अगर आप एक्चुअल MPRT ऑन करते हो ना, जो एक्चुअल 1 मिलीसेकंड होता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर ब्राइटनेस गिर जाती है, जिसकी वजह से आपको कोई भी मोशन ब्लर वगैरह नहीं मिलता, और वो कंपेटिटिव गेम्स में काफी काम आता है। एंड ये मॉनिटर 1800R कर्वेचर रेडियस के साथ आता है, तो कुछ इतना कर्व्ड हमारे को मिलता है। आप सामने बैठ के चलाओगे ना तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, जैसे राइट में देखते हैं लेफ्ट में देखते हैं, तो वो ऐसे कर्व्ड फीलिंग, काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस रहता है। आप गेमिंग करते हो, अपना कोई भी काम वगैरह करते हो। और जो यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स है वो ब्रांड ने तो मेंशन किया है 178 डिग्रीज वाले, बट क्या है ना, एक्सट्रीम एंगल से पहली बात तो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर में कुछ सेंस नहीं बनता। आप जितने एरिया में बैठोगे आपको अच्छा खासा कवरेज मिलता है, भाई कितना वाइड मॉनिटर है। बट मैंने एक चीज नोटिस करी, थोड़े से एक्सट्रीम एंगल पे जैसे हम देखते हैं ना, तो हल्के हल्के ना कलर शिफ्ट मिलते हैं, प्रॉपर डिस्टॉर्शन नहीं होता कि हाँ भाई बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया जैसे यूजुअली वीए पैनल्स में होता है। तभी मैं कह रहा था वीए वाली फीलिंग नहीं देता। एंड यहाँ पे भाई कलर्स हमारे को एक्यूरेट मिलते हैं, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस अच्छा है, सामने बैठ के आप यूज करो, आपको कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। आपको कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हैं, फोटोज वीडियोस में कलर ग्रेड आप करते हो तो कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है, प्लस ब्राइटनेस भी यहाँ पे अच्छी फील होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडोर में यूज करना है, मॉनिटर उठा के आप सड़कों पे थोड़ी बैठोगे कि भैया तो यहाँ पे ओवरऑल डिस्प्ले मतलब कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंट नहीं करती। हमने इसके ऊपर ना मूवीज वगैरह भी देखी हैं, कंटेंट वगैरह जैसे कि हम देखते रहते हैं, तो यहाँ पे जैसे 16:9 वाला कंटेंट आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ऑब्वियसली जो 32:9 वाला कुछ वीडियोस है यूट्यूब पे तो आप चला सकते हो, अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्डेड होती है, उसी रेशियो में चलती है, और उस रेशियो में चलती भी कितनी बढ़िया दिखाई देती है। एंड ओवरऑल पैनल के मामले में मेरे को कहीं से कहीं तक कोई डिसअपॉइंटमेंट इस मॉनिटर से नहीं हुई। एंड सबसे बढ़िया चीज मेरे को लगी, कोई बैकलाइट ब्लीड भी नहीं है। इतनी बड़ी स्क्रीन में बैकलाइट ब्लीड ना, मतलब जैसे हम टीवीज वगैरह IPS वाले चेक करते हैं या वीए पैनल्स भी लैपटॉप्स वगैरह में देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बैकलाइट ब्लीड होता है, बट इसके अंदर ऐसा सच नहीं है। और इसके अंदर हमारे को स्पीकर्स मिलते हैं, वॉटेज मेंशन नहीं करी है ब्रांड ने, शायद हो सकता है 2-2 वॉट के 2 स्पीकर हो। एंड स्पीकर की क्वालिटी इज लाइक ओके, जैसे एक रूम में अकेले आप बैठे हो, शांति का माहौल है, तब तो आप सुन पाओगे। जैसे मैं इसको यूज करके देख रहा था, पंखा चल रहा था, स्टूडियो में कुछ है, तो इतनी ज्यादा लाउड साउंड नहीं आ रही थी, मतलब काम चलाऊ टाइप के स्पीकर हैं। अब बात आती है यूज केसेस की। भाई इतना बड़ा मॉनिटर का फायदा क्या होगा? भाई इसके अंदर हमारे को पिक्चर बाय पिक्चर और पिक्चर इन पिक्चर वाला मोड भी मिलता है। सबसे ज्यादा यूजफुल तो भाई मेरे को पिक्चर बाय पिक्चर मोड लगा। आप एक साथ 3 इनपुट सिस्टम पे दे सकते हो, एक DP, एक HDMI, एक टाइप C, और तीनों एक साथ आप मॉनिटर पे चेकआउट कर सकते हो। 3 वाला तो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता, बट 2 वाला तो भाई बहुत ज्यादा सही लगता है। जैसे एक साइड हमने प्ले स्टेशन चला के छोड़ दिया, एक साइड में हमारा सिस्टम चल रहा है, और 2 बंदे मान लो काम कर रहे हैं, या आपके घर में आपका सिस्टम, आप कोई अपना ऑफिस का काम कर रहे हो और उसी मॉनिटर पे आपके साइड में बैठ के कोई भी गेम खेलना चाहता है, तो एक ही मॉनिटर पे 2 मॉनिटर के मजे वो ले सकता है। भैया 49 इंचेस का कुछ तो फायदा हो यहाँ पे तो बेसिकली आप मान सकते हो 24.5 इंचेस के 2 1440p मॉनिटर आपस में जुड़ चुके हैं, बट वो कर्व्ड भी है, तो वो कर्व्ड का एक अलग ही मजा होता है। बंदा सोचता है 2 मॉनिटर ले लूंगा मैं, कुछ भी है, बट ऐसा नहीं है। इनकी भी अलग एक टारगेट ऑडियंस होती है, जो यूज केसेस जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, वहां पे उन लोगों को काफी काम आता है। मान लो आप मल्टीटास्किंग करते हो, आपको ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्पेस मिलता है, आप बहुत सारी विंडोज साइड बाय साइड खोल सकते हो, आपका डुअल पीसी सेटअप है, आप एक पीसी को एक पिक्चर बाय पिक्चर में कनेक्ट करो, एक तरफ आपका स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, दूसरे पीसी में आपकी गेमिंग चल रही है, वो एक ही स्क्रीन में हो रही है। और भी बहुत सारे ऑफिस वाले यूज केसेस हो सकते हैं, कोडिंग वाले यूज केसेस हो सकते हैं। मतलब आप बताओ कमेंट करके कि आपका क्या यूज केस होगा, कितना खुरापाती दिमाग आपका चलता है इस मॉनिटर को लेके, तो वो जरूर बताना मेरे को। और सबसे ज्यादा यूजफुल तो मेरे को स्टॉक मार्केट्स वालों को लगता है, भाई उनको मल्टीपल चार्ट्स खोलने, कुछ खोलने, उनको मल्टीपल मॉनिटर का सेटअप नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही मॉनिटर पे इतनी सारी विंडोज अलग अलग तरीके से खोल के बहुत सारी चीजें मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब है कि नहीं, बताओ मेरे को। अब भाई ये है गेमिंग मॉनिटर, मेन एक्सपीरियंस आता है गेमिंग को लेके। इसके ऊपर हमने ना बड़े सारे अलग अलग टाइप के गेम्स खेल के देखे। जैसे सबसे पहले ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं, CS2, वैलोरेंट वगैरह। उसके अंदर मेरे को सच बताऊं तो फीलिंग नहीं आई, बिकॉज ई स्पोर्ट्स में ना हमारे को बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, सामने की तरफ चाहिए। और मैंने देखा ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी ज्यादा 24 इंचेस ही वो प्रेफर करते हैं, या 27 इंचेस, उससे ऊपर नहीं, बिकॉज उनका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कुछ इतना है, तो सामने मॉनिटर जितना होगा उसमें बंदा ज्यादा अच्छे से खेल पाएगा। और इसके अंदर मैं कह सकता हूँ ना वो एंजॉयबल रहती है और ना वो कंपेटिटिव लेवल वाली भी कोई फीलिंग है। उसके बाद अगर आप स्टोरी वाले गेम्स खेलोगे, जैसे मैंने PlayStation 5 लगा के ना स्पाइडरमैन 2 खेला, इनिशियली जब वो इतने बड़े रेजोल्यूशन में देखा ना, तो बहुत ऑब्वियसली सब कुछ फैला फैला से स्ट्रेच्ड लगता है, और 1440p में चल रहा था, तो ऐसा कोई पिक्सेलेशन वाली तो फीलिंग मेरे को आई नहीं। तो थोड़ी देर तक तो मुझे लगा, आधे घंटे तक यार क्या चल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ना आंखों को आदत हो जाती है। और कुछ ऐसे गेम्स है जो अल्ट्रा वाइड के लिए ही बने होते हैं, जैसे कार रेसिंग गेम्स लोग खेलते हैं, लोग शूटर गेम्स खेलते हैं। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो डूम चल रहा है, ये अल्ट्रा वाइड सपोर्टेड वाला गेम है। इसको जब आप इसी रेजोल्यूशन पे खेलोगे ना, तो कुछ भी ऐसा स्ट्रेच्ड फील नहीं होगा, जैसे मैं आपको स्पाइडरमैन के बारे में बता रहा हूं। तो ऐसे काफी सारे टाइटल्स है, जैसे लोग सिमुलेटर गेम्स खेलते हैं या RPG खेलते हैं, जैसे डियाब्लो सीरीज हो गई, उसके अंदर ये वाले मॉनिटर भाई बहुत ही प्यारी फीलिंग देते हैं, एंड वहां पे आपको मजा आता भी है। जैसे हम फीफा खेल के देख रहे थे, फीफा में अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, डबल प्लेयर गेम खेलना है, और जब हमने 16:9 टीवी के बाद हमने इस रेशियो पे गेम खेली, भाई
वाइब भी अलग आ रही थी यार। तो देखो ये था इसका पूरा रिव्यू। एंड ये मॉनिटर बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस को, मैं कह सकता हूँ कि जिनको बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करनी है उनके लिए बहुत सही चीज है। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्पेस मिलता है। यहाँ पे 2 मॉनिटर का काम आपके एक मॉनिटर में हो रहा है। अब तुम अगर दिमाग लगाओगे कि भैया 24 इंच के 2 मॉनिटर सस्ते आ जाएंगे इस पूरे से, वो चीज नहीं है। यहाँ पे एक कर्व्ड मॉनिटर है और इसकी फील अलग ही आती है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस मॉनिटर का लगा भाई इसकी प्राइसिंग। अपने 80,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैंने जितने भी दूसरे मॉनिटर से मैं कंपेयर करा था, टेक्निकली मैंने फिजिकली कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, तो काफी कम प्राइस पे काफी सही चीजें ऑफर करता है। बाकी साथ में छोटी मोटी जो कमियां थी मैंने आपको हैंड टू हैंड बता दी। एंड आप बताओ आपको कैसा लगा मॉनिटर। एंड आप अल्ट्रा वाइड मॉनिटर कोई और यूज कर रहे हो भाई, अपना फीडबैक शेयर करना। एंड ये मॉनिटर अगर आपको चेकआउट करना हो तो आपके सामने टैग प्रोडक्ट आ रहे होंगे, स्क्रीन पे टैप करके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड पसंद आए वीडियो लाइक मारो। एंड ऐसे कोई और मॉनिटर का रिव्यू चाहते हो तो भैया कमेंट करके बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।